गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड जो है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है जिसको कि हम अंतरिक्ष कहते हैं, यानी अंतरिक्ष को हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, और इसी में ब्रह्मांड व्याप्त है। यानी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है अंतरिक्ष, और ब्रह्मांड जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, जो कि जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह अनंत ब्रह्मांड, यह अनंत ब्रह्मांड है, या जिसका आदि यानी प्रारंभ और अंत, आदि मत अंत, स्टार्टिंग और एंड कुछ भी नहीं पता है। यह पूर्व में हम ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को मानते थे, फिर बाद में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगे, परंतु अब वर्तमान में यह स्पष्ट हुआ है कि सूर्य आकाशगंगा का एक भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक तारे के रूप में। जैसे जैसे खगोलवेत्ता एस्ट्रोनॉमर्स अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते गए, खोज होती चली गई, तो हमारे पास हमें ये पता लगा कि एक ब्रह्मांड जो है उसके अलावा अनेक ब्रह्मांड हैं, और उन अनेक ब्रह्मांडों को हमने महाब्रह्मांड या सुपर यूनिवर्स कहा। जैसे कि यूनानी विद्वानों ने ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया, तो वर्तमान में हम इसे ब्रह्मांड उत्पत्ति विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड विज्ञान जो है यह अब केवल हम ब्रह्मांड के लिए हम अंतरिक्ष या स्पेस शब्द का प्रयोग भी कहते हैं, या स्पेस साइंस भी कहते हैं, या स्पेस साइंसेस भी कहते हैं। बच्चों, प्रकाश वर्ष इसके नापने की इकाई है। जैसे हम धरती पर लीटर, किलोमीटर, मीटर, यार्ड नापते हैं, इसी प्रकार से प्रकाश वर्ष आकाशीय दूरी को नापने की एक प्रकार से इकाई है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से तय करती है दूरी। प्रकाश की एक तरह से हल्की सी वेव मान लीजिए, किरण मान लीजिए, वो 3 लाख दूरी 1 सेकंड में कवर करती है। और दूसरी अंतरिक्ष की दूरी को नापने की इकाई है पारसेक। और पारसेक में 3.2616 प्रकाश वर्षों के बराबर होती है, यानी एक प्रकाश वर्ष और 3.2616 प्रकाश वर्ष एक बराबर है। अब एस्ट्रोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हुआ बच्चों, इसमें हमारे यहाँ तो वैदिक साइंस में सारा गणना है। ऐसे हमसे पूर्व बेबीलोनियन जो सभ्यता थी, उन्होंने भी अपना कैलेंडर बनाया, पंचांग बनाया, जॉडिक साइंस बनाए, और प्राचीन मिस्रवासियों ने, जो कि ओरियन एक तारामंडल है, वो उसको भी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, जान लिया उसके बारे में। और ये सब आपको हिस्ट्री चैनल पे भी बहुत अच्छे से दिख सकता है आपको, क्योंकि थियोरेटिकल ज्ञान के अलावा लाइव उन्होंने जो साइंटिफिक डायग्राम्स बनाए हैं, ये द यूनिवर्स करके या ओरियंस करके, वो आप उसमें एक और अच्छे स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। या बिरला ऑडिटोरियम के जो तारामंडल समूह है उसको भी जाकर जयपुर में भी देख सकते हैं, यदि आपको कभी वक्त मिले। अब जैसे भारतीय खगोलिकी यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हम लोगों को यानी भारतीयों को नक्षत्रों का ज्ञान था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, ज्योतिष ग्रंथों, सूर्य सिद्धांतों में ग्रहों, उपग्रहों, निहारिकाओं, उल्काओं, धूमकेतु आदियों का वर्णन किया गया। और इस प्रकार से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की जो इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा द्वारा, आध्यात्मिक विधियों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न सूर्य चंद्र पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों द्वारा, ऋतु परिवर्तनों द्वारा, दिवस के विभिन्न कालों, उषा, मध्याह्न, संध्या, रात्रि आदि के द्वारा, इस प्रकार से हमने ब्रह्मांड को जानने की प्राचीन समय में कोशिश की, और अंतः प्रज्ञा से ये सारा हमारे सारे सिद्धांतों, हमारे सारे ग्रंथों का निर्माण भी हुआ। बौद्ध काल से लेकर ईसा तक, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 5500 वर्ष पूर्व हमारे बहुत सारे खगोल वैज्ञानिक थे, जिसमें आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब गणितज्ञों ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार बताया, उसकी परिधि 24,835 मील बताई, और जो कि लगभग वर्तमान समय के समतुल्य है।
जिसमें चंद्र ग्रहण का कारण भी उन्होंने चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया को बताया। वाराहमिहिर ने जिसका कि सबसे अधिक जो प्रसिद्ध खगोलिकी थी, उन्होंने पंच सिद्धांतिका में 5 पंक्तियों की व्याख्या की। भास्कराचार्य ने जो 111 यानी 1114 ईस्वी में थे, उनका सिद्धांत शिरोमणि खगोल शास्त्र की अधिक प्रामाणिकता को स्पष्ट करने में सहायक हुआ। उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं को अपनी ओर पृथ्वी खींचती है, इस चीज़ को बताया। बाद में न्यूटन ने इसको अधिक स्पष्ट किया। यूनानी खगोलवेत्ता जो हुए हैं, उन्होंने भी प्राकृतिक घटनाओं और आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, पर उन्होंने उनमें जैसे पृथ्वी केंद्रित जियोसेंट्रिक माना और पृथ्वी के ऊपर एक यह भी बताया कि पारदर्शी रिक्त मंडल सेलेस्टियल स्फीयर भी है, जिसमें तारे टिके हुए हैं और पृथ्वी परिक्रमा करती है। इस प्रकार से यूनानियों ने 7 पिंडों को यानी 7 ग्रहों को बताया, जिसमें उन्होंने अलग अलग उस चीज़ को, उसके गोलाकार पथों को परिक्रमा करते हुए भी स्पष्ट किया, परिक्रमा करते हुए भी स्पष्ट किया। अब अरस्तु जो 384 से 322 ईस्वी में हुए थे, उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। ब्रह्मांड को उन्होंने सूर्य केंद्रित बनाया, यानी सूर्य, हमारा जो ब्रह्मांड है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे ही एरिस्टार्खस ने जो 312 से 230 तक है, उन्होंने बताया कि सूर्य चंद्रमा से अधिक दूर है और पृथ्वी से कई गुना विशाल है। समझ में आ गया ये बात? यानी हम अब तक जो जो ज्ञान बढ़ता गया उसमें ये भी शामिल हुआ। इरास्थनीज ने 1776 से 194, जो कल मैंने आपको इसी बताई थी, वही बात बता रही हूँ कि उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना करी और पृथ्वी की उत्तरायण स्थिति यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा चमकना 21 जून को, और दक्षिणायन स्थिति जिसो कि मकर रेखा पर 22 सितंबर को सूर्य की किरणों का सीधा चमकना, इसकी स्थिति को उन्होंने क्रांति व्रत के रूप में यानी प्लाने ऑफ इलिप्टिक यानी तिरछा पड़ना कि 23.5 डिग्री कोण से कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ती है और 23.5 डिग्री के कोण से सूर्य की किरण मकर रेखा पर पड़ती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी, इसीलिए हम अक्षांश को कभी ये नहीं कहेंगे कि वो सीधी रेखा है, पृथ्वी को बराबर हिस्सों में बांटती हैं, समानांतर होती हैं। ये तो अक्षांशों की विशेषता हैं, यानी कि सूर्य से पड़ने वाले कोण के आधार पर, किस कोण से, यानी सूर्य की किरण यदि सीधी है तो उसको हमने कहा, क्या कहा, 0 डिग्री। 1 डिग्री का अंतर आ रहा है सूर्य की किरण का तो वो 1 डिग्री हो गई। 5 डिग्री का अंतर आ रहा है सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही है तो 5 डिग्री हो गई। ऐसे ही 23.5 डिग्री कोण अंतर आए, 23.5 आगे बढ़ते चले जाएंगे, 23.5 हर अक्षांश का जो त्रियक है वो सूर्य की पड़ने वाली किरण, उसके आधार पर जो कोण बन रहा है उसी को हम अक्षांश बोलेंगे। और कई बुक्स में इसको यमयोत्तर रेखाएं भी कहा गया है, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद हिप्पाकेरस जो हुआ 150 BC में, ये यूनानी थे, इन्होंने भी 800 से अधिक तारों की स्थिति को पता किया, 800 से अधिक स्टार्स को फाइंड आउट किया और उसकी कंप्लीट लिस्ट बनाई इन्होंने, और तारों की चमकने की विधियों को नापा, उनकी तीव्रता को नापा, जो आज भी प्रचलित है, हिप्पाकेरस की ये मेथड। पेसिडोनियस जो 135 से 150 ईस्वी तक रहा, उन्होंने पृथ्वी को नापा था, पर इनके नापने की विधि इरास्टोनिस से अधिक शुद्ध होते हुए भी कई अशुद्धियाँ कर बैठे, अतः इनकी गणना में अंतर आ गया। नाउ टॉलमी जो थे, जिसको हम 100 and 160 AD यानी जीसस क्राइस्ट के बाद जो नया हमारा सेंसस है, ये जो हमारे काल की गणना है, क्रोनोलॉजी है, उसमें ये अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। अलेक्जेंड्रिया कहाँ, अफ्रीका का, जो आज हम इजिप्ट बोलते हैं, उसका मिस्र का उत्तरी भाग, बंदरगाह क्षेत्र, जो कि आप एटलस में देख सकते हैं। इन्होंने सूर्य के नक्षत्रों के उदयास्त होने पर गोधूली ऋतु पंचाग आदि बनाया और हिप्पाकेरस को इन्होंने फॉलो किया, और फॉलो करते हुए इन्होंने भी गलती कर दी
कि पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मान लिया और ये कहा कि सारे आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और इन्होंने 1022 नक्षत्रों की सूची बनाई। टॉलमी ने 1022 नक्षत्रों की सूची बनाई और ये कहा कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल है जिसके बाहर की ओर गतिशील नक्षत्र मंडल है, जो कि ठीक नहीं है आज के समय में। पर उनकी अरबी भाषा की पुस्तक अल्माजेस्ट में ये सारा उन्होंने दिया। कौन सी पुस्तक? अल्माजेस्ट में। और ये पूर्णतः दोषपूर्ण रहा। फिर बच्चों, अरब भौगोलिकी का जो योगदान हुआ ब्रह्मांड के निर्माण में, ब्रह्मांड के खोज में, जिसमें उन्होंने नक्षत्रों की गतियाँ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी की दशाएं, विषुवत रेखीय स्थितियाँ और राशि परिवर्तन, सारी बातों को किया। क्योंकि जो डार्क एज था, यानी कल हमने बात की थी अंधयुग, जो 11वीं शताब्दी तक रहा, उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट्स साथ साथ होते गए। और डार्क एज में क्योंकि अरब लोगों का योगदान इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ आकाश रात्रि में साफ होता है, तारों की स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, रात ठंडी होती हैं, तो उनकी गतिशीलता रात्रि में बढ़ गई। और इस प्रकार कायरो और टोलेडो और शिराज, इस प्रकार की खगोलिक एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्मोस जो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ बनी। क्या बताया मैंने? शिराज जो है वो ईरान में है, काहिरा मिस्र में और टोलेडो स्पेन में। ये क्या है? उस टाइम की वेधशालाएँ थीं और बहुत सारे विद्वान इसमें हुए और वर्तमान में भी सब इसका अध्ययन कर रहे हैं। अल-बरूनी, इब्न यूनिस, अल-ख्वारिज़मी, अल-फरगानी, अब्दुल रहमान, अल-अज़ीज़ी और इब्न यूनिस, ये कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ। अल-ज़रकाली, जो कि 11वीं शताब्दी में इन्होंने काफ़ी काम किया। और खगोलिकी पे किसने? अल-ज़रकाली ने खगोलिकी पे काम किया टोलेडो स्पेस शाला में, वेधशाला में। और इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी जिसमें टोलेडो की नक्षत्र सारणी और सिद्धांत यानी कैनन प्रसिद्ध है। ठीक है। देन इसके बाद अगला स्कूल आया यूरोप खगोलिकी, जिसको हम वर्तमान में पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, जो कि एक तरह से अन्वेषण युग था। इसमें निकोलस कोपरनिकस, जो कि 1473 से 1543 तक रहे और ये पॉलिश यानी पोलैंड के खगोलवेता थे। इन्होंने पृथ्वी को एक ग्रह के रूप में स्थापित किया और सौरमंडल की पुनर्रचना की। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली व्यवस्थित रूप से सूर्य और उसके चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रहों को परिक्रमा करते हुए बतलाया। और इस प्रकार से एक नई विचारधारा का उदय हुआ और सभी ग्रहों की कक्षाओं को इन्होंने वृत्ताकार बताया। और निकोलस कोपरनिकस के इस काम को केपलर ने 1571 से 1630 तक यह सिद्ध कर दिया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में घूम रहे हैं। अंडाकार पथ में घूम रहे हैं। किसने बताया? केपलर ने। इसके बाद जो गैलीलियो हुए हैं, गैलीलियो गैलीली, जो कि 1564 से 1642 तक हुए, पुनर्जागरण के महान इटली के वैज्ञानिक थे। ये इतावली और केपलर के समकालीन थे। इन्होंने भी सूर्य केंद्रित सौरमंडल की तीव्र समर्थन किया। गतिशील वस्तुओं के व्यवहार का वर्णन, इनका जो योगदान है ये विज्ञान के लिए महान देन है। गतिशील वस्तुओं का व्यवहार यानी जो रोटेशनल मोबाइल थिंग है उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया। और इन्होंने पीसा की झुकी मीनार से विभिन्न भार वाली वस्तुओं को गिरा करके यह प्रयोग सिद्ध किया कि किसी वस्तु का भार उसके गिरने की दर को प्रभावित नहीं करती। यानी कोई जो वस्तु हम सोचें बहुत हैवी कोई आर्टिकल है, कोई आइटम है, तो वो जब गिरेगा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करेगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसके बीच में इसको मास की वैल्यू को उन्होंने डेंसिटी, मास और उसके बीच में ग्रेविटेशनल पुल, इस तीनों चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए ये बात स्पष्ट कही कि भारी वस्तु के गिरने की दर को प्रभावित नहीं करती है। उन्होंने बहुत बड़ी दूरबीन का आविष्कार किया जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, गैलीलियो टेलीस्कोप, जिससे उन्होंने कोपरनिकस की जो ब्रह्मांड संबंधी विचार थे उनको देख करके, उनकी खोज करके उनका समर्थन किया। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे उनके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे उन्होंने बृहस्पति के 4 उपग्रहों को खोज किया और उनकी परिक्रमा की अवधि की सही गणना करी, किंतु पृथ्वी की गति ही एकमात्र केंद्र है। ये थोड़ा गलत हो गया था उनका, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ रही हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने ग्रहों को वृत्ताकार बताया, जो कि सिद्ध है, सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं यानी फेसेस, छोटा बड़ा बड़ा, इस तरह से उन्होंने चंद्रमा की कलाओं को भी स्पष्ट किया कि वे सब कलाएं सूर्य के चारों ओर ही घटित हो रही हैं। फिर दूरबीन के द्वारा उन्होंने चंद्रमा की सतह का प्रेक्षण किया, जिसमें उन्होंने चंद्रमा को एक कांच की तरह चिकनी नहीं बल्कि पर्वतों, क्रेटरों, मतलब गड्ढे, जो हम आज चंद्रमा के धब्बे बोलते हैं, ये सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया था। क्योंकि उस वक्त जो चर्च था रोमन साम्राज्य का, मतलब उस समय चर्च ही मेन था और चर्च ही कहता था पृथ्वी केंद्र में, बाकी सब बाहर उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और पृथ्वी चपटी है। वो मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा जो है वो कांच की भांति चिकनी सतह है, जबकि गैलीलियो ने उस चीज़ को नकारा, उबड़ खाबड़ बताया, पर्वतों, क्रेटर और मैदानों का भाग बताया चंद्रमा। फिर उन्होंने कहा सूर्य पे जो सतह पे जो धब्बे हैं वो भी गैलीलियो ने बताए, और थोड़ा सा इनकी जो अवधि है उन्होंने 1 मास से भी कम बताई, जो थोड़ी गलत थी, पर पहली बार गैलीलियो ने ही सूर्य के धब्बों के बारे में चर्चा की। परंतु चर्च ने इन्हें आजीवन कैद में डाल दिया, क्योंकि उन्हें बार बार धमकाया कि आप ये सब गतिविधियाँ बंद करें, पर वो नहीं माने और अपराधी समझ करके उनको कैद कर दिया। अब आए बच्चों 1643 से 1727 सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कि हमें ये पहला सिद्धांत दिया कि कोई गतिशील वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति के, कोई गतिशील वस्तु, मोबाइल जो बॉडीज़ हैं वो उनके ऊपर कोई ना कोई आउटर फोर्स वर्क करता है, और उस आउटर फोर्स के बिना वह एक सीधी रेखा में समान गति से निरंतर गतिशील रहती है। यानी बाह्य फोर्स, यानी कोई गतिशील वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति के एक सीधी रेखा में समान गति से निरंतर गतिशील रहती है, क्योंकि बाह्य फोर्स उसमें इम्पॉर्टेंट बताया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने बाद में, जब वो उस समय तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी, पर बहुत ही अल्प छोटी उम्र में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की बात करी, और इसी प्रकार से उन्होंने कहा 1966 में ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की संकल्पना प्रस्तुत की, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक पिंड दूसरे पिंड को एक शक्ति से आकर्षित करता है, यानी एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो उनके द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान मतलब मास के समानुपाती होती है, उनका क्या मास है उसके इक्विवेलेंट होगा, तभी वो अपने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और उनके मध्यस्थ दूरियों के वर्ग के विपरीत अनुपाती होती है। उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूरी के साथ घटती है, और किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। न्यूटन ने क्या बोला, क्या सिद्धांत दिया, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। यानी कि जो जैसे चंद्रमा है सूर्य से बहुत छोटा है, पर वो हमारे निकट है, तो उसका पुलिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है धरती के ऊपर वो ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से 1600, अब ये सारी बातें हुई। उसके बाद से जब अन्वेषण काल बढ़ता चला गया, खगोलिकी कॉस्मोलॉजी के अंदर विकास हुआ, तो 1675 से 1930 यानी 1675 से 1930 के बीच में 9 बहुत बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हुई, जिसमें लंदन की ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच यानी 0 डिग्री,
यानी जिसको हम आज क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर रेखा, जिससे पूरी विश्व की घड़ियों हर देश की विश्व की टाइम को बताती हैं या चलती हैं, या उसी से कैलकुलेट करते हैं हम, उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा पर जो वेधशाला जो लंदन के पास से गुजर रही है, उसको हम इस पर स्थापित किया 1675 में। फिर न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया प्रकाशित हुई 1687 में। फिर हर्शल वैज्ञानिक ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी 1781 में। फिर हुई स्थापित चार्ल्स मेयर्स, जिसने निहारिकाओं और युग्म तारों यानी बाइनरी स्टार्स की सूची प्रकाशित करी 1802 में। फिर आए आपके फ्रेडरिक बसील ने तारे की दूरी को ज्ञात किया, डिस्टेंस ऑफ द स्टार, 1838 में। फिर जोहान गाले ने नेपच्यून ग्रह की खोज की, आपकी जोहान गाले ने 1846 में। फिर आइंस्टीन ने 1905 में अपनी सापेक्षता रिलेटिविटी का सिद्धांत, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत दिया 1916 में, जो कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया गया। फिर हबल ने आकाशगंगा के बाहर अन्य आकाशगंगाओं की खोज की, जो कि 1925 में हुई। फिर क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो ग्रह की खोज की। तो बच्चों, इस प्रकार से खगोलिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई अलग अलग वेधशालाओं के ज़रिए। अब बच्चों 1930 में खगोलिकी के अंदर यानी एस्ट्रोनॉमी में आपका जो डेवलपमेंट हुआ वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बाद हुआ, रेडियो खगोलिकी के अप्रत्याशित ढंग से विकसित होने। क्योंकि क्या हुआ कि 1931 में कार्ल जॉन्स्की नाम का जो अमेरिकन इंजीनियर ने बेल प्रयोगशाला में कार्य करते हुए ये उसको ज्ञात हुआ कि कोई आउटर स्पेस से आने वाली रे है, विकिरण है कोई, जो स्थायी धारा को दर्शा रहा है। स्थायी धारा के रूप में एक विकिरण बाह्य स्पेस से हमारी धरती पर आ रहा है। और तब उन्होंने एक स्पष्ट रेडियो जो रेस थी, किरणें थीं, उनको स्पष्ट करते हुए यूनिवर्स को और विकसित बताया। और 1937 के आसपास ग्रॉटे रेबर ने एक दूरबीन बनाया और उससे उन्होंने इस अप्रत्याशित घटना को स्पष्ट किया। और 40 तक आते तो इन्होंने आकाश का प्रथम रेडियो मानचित्र तैयार किया। किसने तैयार किया? ग्रॉटे रेबर ने 1940 तक उन्होंने रेडियो मानचित्र तैयार किया, जो अपने आप में एक अनोखा था। और इस प्रकार से रेडियो खगोलिकी का जन्म हुआ। अभी मैं रिसेंटली BBC देख रही थी और रशियन TV देख रही थी, तो उसमें आज भी एक ऐसा रेडियो स्टेशन है रशिया का, जो बहुत अजीब सी आवाज़ों को करता है। ऐसा लगता है कि वहाँ विभिन्न यूनिवर्स की साउंड्स उसमें आ रही हैं। तो आप इस तरह के प्रोग्राम्स देख सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो। इसके बाद बच्चों आया रडार खगोलिकी। रडार तो तुम्हें पता ही है, जो कि 1940 के अंदर हंगरी के जो साइंटिस्ट थे, फिज़िक्स के ज्ञाता थे, भौतिकविद जिसको हम बोलते हैं, जॉल्टन बे। क्या बोला मैंने नाम? जॉल्टन बे, जिन्होंने चंद्रमा पर सूक्ष्म तरंगों की एक किरण भेजी। एक किरण मतलब एक बीम भेजी। आपने देखा होगा ना, लाइट्स आपकी लाइट्स डलती हैं, लेज़र लाइट्स भी जिसको हम बोलते हैं, पर वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट, मतलब उसी को मैं बता रही हूँ कि लेज़र लाइट जैसे आप किसी भी पर्दे के ऊपर डाल के देख सकते हैं। और इसको उन्होंने जॉल्टन बे ने सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर भेजा और उसकी रिकॉर्ड की, उसकी प्रतिध्वनि कि क्या ये बीम साउंड करती है या नहीं। फिर इसके बाद बच्चों सैटेलाइट्स के द्वारा एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। उपग्रह खगोलिकी, जो कि 1958 में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर तीव्र प्रकाश के 2 क्षेत्रों की खोज हुई। कौन से? पृथ्वी चारों ओर 2 तीव्र प्रकाश हैं, वॉन एनन पेटी कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं?
पृथ्वी के चारों ओर जो तीव्र प्रकाश की पेटी है, बेल्ट है, उसको हम वॉन एलन पेटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इस प्रकार से ये टोटल हमारी एक्स्ट्रा रे, पैरावैग्नी, गामा, इंफ्रारेड, अवरक्त, इन सब किरणों का हमें पता चला कि ये हमारी धरती पर आती हैं। इस प्रकार से एक यूनिवर्स की पूरी निर्माण हुई और अभी भी ये अनंत है, इसकी खोज निरंतर चल रही है। इसमें क्या नया ऐड ऑन होगा ये तो आने वाला समय ही और बताता चला जाएगा। अब हमारा ब्रह्मांड जो है वो अनेक आकाशगंगाओं, उल्का पिंडों, निहारिका, धूमकेतु, तारे, पुच्चल तारे, ग्रह है ना, बड़े ग्रह, छोटे बौने ग्रह, इन सब से मिलकर के बना है। अभी भी हम वर्तमान खोज की बात करें आकाशगंगाओं की, गैलेक्सीज़ की, तो ये बहुत सारे आकाशीय धूल पिंडों से मिलकर के, गैसों धूल पिंडों से मिलकर के बनी हुई हैं। और हमारे ब्रह्मांड में अब तक हमने 10 बिलियन आकाशगंगाओं को दूरबीन की सहायता से देख चुके हैं। और आकाशगंगाओं के एक प्रकाश मतलब 10 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी को भी स्पष्ट किया जा चुका है। और इस आकाशगंगाओं के सिद्धांत के आधार पर हमने ये जाना है कि आकाशगंगाओं की संख्या लगभग 3 ट्रिलियन खरब 3 खरब के आसपास हो सकती है। अब आकाशगंगाओं को हमने 3 वर्गों में रखा है, सर्पिलाकार, स्पाइरल, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल और अनियमित इर्रेगुलर। और इन आकाशगंगाओं का जो हमने भाग माना है वो दुग्ध मेखला मिल्की वे के आधार पर माना है तथा एंड्रोमेडा में स्थित मध्य आकाशगंगा का विशाल सर्पिलाकार आकाशगंगा के उदाहरण है। कौन सी? एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो सबसे बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगा है। और सर्पिलाकार आकाशगंगा के मध्य में एक नाभिकी होती है, नाभिक न्यूक्लियाई, उसके चारों तरफ विशाल चक्राकार भुजाएं स्थित होती हैं जो कि लगभग एक आकाशगंगा को अपना एक शेप देने में सहायक होती है, उनको एक विशिष्ट आकार देने में, जिसके जैसे मैंने अभी बोला सर्पिलाकार, तो वो एक न्यूक्लियाई से सारी वो चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं। बहुत कम मतलब 80% सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं और केवल 17% के आसपास अंडाकार आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, मंदाकिनी जिसको हम कहते हैं, ये हमारी आकाशगंगा का नाम। वर्तमान में हमारी आकाशगंगा के अंदर जो मैरीलैंड के साइंटिस्ट हैं, मैरीलैंड है नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जोसेफ वेबर, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमारी आकाशगंगा के मध्य में एक ब्लैक